हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को या सिस्टम ऑफ चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। इसके पहले हम लोग पोटेंशियल की बातें कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर चुके हैं। अब अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, मींस कि जैसे पहले ये होता था कि कोई चार्ज नहीं है, कहीं भी कोई फील्ड नहीं है, उसके कारण हम पहले चार्ज को लेके आते थे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता था, दूसरे चार्ज को लाते थे तो हमें वर्क करना पड़ता था, और जो वर्क होता था वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आता था, और U इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R एक फॉर्मूला आया था। अब आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें हमें ये समझना है कि अगर पहले से कोई चार्ज पार्टिकल अगर वहां उपलब्ध है तो क्या होगा, या ऐसे सोचो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है तो क्या होगा। ऐसा समझो जैसे ये बोर्ड है, इस पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक मान लेते हैं पूरे पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिसका पोटेंशियल है V, और आप किसी चार्ज को लेके आओ। समझना, अगर किसी चार्ज को लेके आओगे तो होगा क्या कि उस चार्ज Q1 मान लेते हैं, कोई एक ऐसे समझो कि इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके बाद हम कर क्या रहे कि यहां कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोटेंशियल V है, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है आपका V है, और हम इन्फिनिटी से कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, मान लेते हैं Q1 चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए, इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे वर्क का फॉर्मूला अपना क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट, W अपॉन Q या Q नॉट। तो अगर हम W अकेले को लिखेंगे तो वो अपना बनेगा फॉर्मूला V इंटू Q या Q इंटू V, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, Q इंटू V। अब इधर अपना चार्ज कितना हम लेके आए हैं Q1, तो अगर ऐसा लिख लें कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज, तो क्या होगा वो Q1 इंटू V। ये बात समझ में आई कुछ, कि पहले चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, हमें Q1 इंटू V काम करना पड़ेगा। तो एक सिंगल चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लेके आते हैं तो हमें, अगर उस फील्ड का पोटेंशियल V है, तो हमें जो वर्क करना पड़ता है वो होता है आपका W1 इक्वल्स टू Q1 इंटू V। क्या हो कि अगर इसके बाद दूसरा चार्ज आ जाए, इसके बाद क्या आ जाए आपका दूसरा चार्ज आ जाए, कि मतलब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, तो क्या होगा कि अगर हम दूसरे चार्ज की बात करेंगे तो Q1 तो हम जैसे यहां लेके आ ही चुके, तो Q1 के केस में क्या है, वर्क डन आपका क्या है, या पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी इसे कहा जा सकता है कि U इक्वल्स टू Q1 इंटू V, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी और टू अ पॉइंट। तो जो एनर्जी खर्च होगी वो आपकी क्या होगी, मतलब जो वर्क डन होगा वो एनर्जी के बराबर होगा, वो होगा आपका Q1 इंटू V। अगर हम दूसरा चार्ज लेके आएंगे, सुनना, तो दूसरा चार्ज लेके आने में हमें टोटल वर्क डन क्या करना पड़ेगा, उस चीज को समझो कि एक तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ यूनिफॉर्म, जिसका पोटेंशियल V है, उसके खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ चार्ज होगा पहले से, जो Q1 चार्ज आ चुका है, उस चार्ज के खिलाफ भी वर्क करना पड़ेगा। तो दो प्रकार के वर्क करने पड़ेंगे। अगर W2 की बात करें तो हमें एक तो काम करना पड़ेगा Q2 इंटू V इस पोटेंशियल तक लाने के लिए, प्लस एक और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी, पहला चार्ज वहां पहले से उपलब्ध है तो वो होगी U12 की बात करें तो वो आपका होगा, क्या कहते हैं, ऐसे सोचो W1 क्या होगा Q1 इंटू V, प्लस एक ये काम करना पड़ेगा, प्लस एक ये काम करना पड़ेगा, जो कि होगा आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। होगा कि नहीं होगा। अब नेट पोटेंशियल जब निकालेंगे, या नेट पोटेंशियल एनर्जी को जब निकालेंगे, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी निकल के आने वाली है वो रहेगी आपकी Q1 इंटू V प्लस Q2 इंटू V प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। इतनी बात समझ में आई। ये आपकी होगी जब दो चार्जेस का सिस्टम हो। कितने चार्जेस का सिस्टम हो, दो चार्जेस का अगर सिस्टम है और पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है तो वो ये आएगी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसका याद रखना, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी तो सिर्फ ये, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगी तो सिर्फ इतनी होगी पोटेंशियल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर ऐसा और कर लें कि अगर तीन चार्जेस, अगर थ्री चार्जेस का सिस्टम बनाना चाहें हम लोग,
तो क्या होगा उस चीज को जरा समझते हैं। अगर 3 चार्जेस का सिस्टम हम लोग बनाएंगे तो होगा क्या कि पहले चार्ज को लेके आने में वर्क डन क्या होगा, Q1 इंटू वी, वो W1 के फॉर्म में होगा। दूसरे चार्ज को जब हम लेके आएंगे, दूसरे चार्ज को लेके आने में Q2 इंटू वी तो होगा ही होगा, प्लस क्या हो जाता है दूसरे केस में, क्या लिखा था अभी हम लोगों ने, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होते हैं टोटल। तीसरा चार्ज जब लेके आएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा बताना जरा, तो वो क्या होगा, आप ऐसे और लिख सकते हैं Q3 इंटू वी, एक तो ये होगा ही होगा, प्लस ये वाला तो होगा ही होगा। समझना, ये चीज जैसे अगर इसको लिख चुके हैं, एक्स्ट्रा क्या होगा उनकी बात करेंगे, है ना, फिर सबको एक साथ लिख लेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। अब क्या होगा कि Q1 और Q2 चार्ज पहले से और Q3 आया है, तो Q1 का Q3 के साथ इंटरेक्शन निकाल लेंगे। Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आपका R, प्लस Q1 का ही Q2 का Q3 के साथ निकाल लेंगे, Q3 चार्ज आया है ये, इसका भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका अगर सम कर दें, यू नेट लिखेंगे अगर हम, तो वो हो जाएगी इन सब का सम, वो क्या होगा Q1, अच्छा इसको कॉमन करके ऐसा लिख दूं अगर तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको शायद, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इनके साथ क्या पोटेंशियल सबका V है, प्लस अब इनको लिखें तो इनको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें कॉमन कर लूं K को, ठीक है ना, K को कॉमन करो, अच्छा ये R12 रहेगी, इधर 12 लिख सकते हैं इसको, है ना, ऐसे समझना है, ये R12 डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस 13 वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस 23 वाली डिस्टेंस होगी। इन चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि अगर वो सिंबल छूट ना जाए। फिर अब अगर आप इनको लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लो, सब में कॉमन है, और जो बचेगा वो बचेगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12, प्लस अगर बात करें तो Q2 Q3 या Q1 Q2 ऐसे Q2 Q3 अपॉन R23, और प्लस एक और टर्म बनेगा आपका Q1 Q3 अपॉन R13। अब इस बिहाफ पे ये है टोटल नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अगर 3 चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो उनका कुछ ऐसा पोटेंशियल आएगा। ये बात समझ में आई। अगर ऐसे ही न्यूमेरिकल आ जाए, जो आपको मैं करने को दे रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको करना क्या है, मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं आपको। मान लेते हैं ऐसा हो कि कहीं एक स्क्वायर हो, स्क्वायर को ऐसे बना ले अगर हम लोग कि कहीं एक स्क्वायर हो मान लेते हैं, और उस स्क्वायर के लिए आपको निकालने को दिया जाए कि ऐसे स्क्वायर है, ये मान लेते हैं ये ऐसे स्क्वायर है एक। अब एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे आपको क्या है, एक चार्ज लाके रखना है। स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे क्या लाके रखना है, चार्जेस लाके रखने हैं। चार्जेस आपको बराबर बता दिए जाए, या ऐसे कहा जाए कि Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे रखने हैं, यहाँ Q1 रखना है, यहाँ Q2 रखना है, यहाँ Q3 रखना है, और यहाँ Q4 रखना है। और आपसे कहा जाए कि भैया टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या आप नहीं बता लोगे? पहले Q1 लेके आओगे तो Q1 इंटू वी, फिर Q2 लेके आओगे तो Q1 इंटू वी तो हो चुका है पहले से ही, Q2 इंटू वी प्लस जो भी है। तो इस सरफेस में ऐसा बताया जाएगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देंगे, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे देंगे, आपको R डिस्टेंस दे देंगे, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से भी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग पोटेंशियल की, है ना। तो जो भी आपको चीजें दी गई होंगी उनसे ये सॉल्व हो रहा होगा। इस सवाल का आंसर आप जरूर कमेंट करना अगर लिख पाना, तो वैसे तो लिख पाना मुश्किल होगा थोड़ा सा आपके लिए, पर फिर भी आप इस सवाल को खुद से ट्राई करना। लेकिन याद ये रखना कि ये डायगोनल्स होंगे, ये जो डायगोनल्स होंगे इनका ध्यान रखना कि जब Q2 और Q4 का इंटरेक्शन लिखना तो ये वाली डिस्टेंस लिखनी है, और Q1 Q3 का लिखना है तब ये वाली डिस्टेंस आपको लिखनी है। तो ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर ऐसा हो, सुनना, अब अगर ऐसा हो कि अगर एक डाइपोल हो, मतलब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन, ऐसे टॉपिक जो लिखा जाए वो ये हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो उसके कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी बात अगर हम लोग करें तो ऐसा समझो, ध्यान देना जरा।
अगर हम एरो वाइज ले लें, मान लेते हैं ऐसा एरो ले लेते हैं कि ऐसे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। यूनिफॉर्म का मतलब कि ये थ्रू आउट सेम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई एक डाइपोल रख दें, इसमें क्या रख दें हम लोग, एक डाइपोल रखें। डाइपोल कुछ ऐसा बना लेते हैं हम लोग हर बार कि ले लेते हैं डाइपोल कुछ ऐसा है, ठीक है ना, डाइपोल है ये। अब डाइपोल किसी एंगल के साथ, मतलब यहां कहीं सेंटर होगा इसका, यहां कहीं सेंटर होगा, और सेंटर से जो ये एंगल बन रहा होगा, सेंटर से जो ये एंगल बन रहा होगा, ऐसे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा होगा, ये P होगा। इधर माइनस क्यू चार्ज अगर हम ले लें, इधर माइनस क्यू चार्ज ले लें, और इधर क्या ले लें आप, प्लस क्यू चार्ज ले लें। अब समझना जरा, यहां अगर ये पाइवेटेड है तो होगा क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलना चाहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलना चाहेगा, तो ये सिस्टम ऐसे कुछ घूम जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। और घूमने से क्या हो जाएगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क। और टॉर्क भी एक वर्क डन ही है भाई। और जैसे आपका रोटेशनल मोशन में जो चीज टॉर्क है, वही जब लीनियर मोशन होता है वही चीज फोर्स होती है। या आप ऐसे समझो, टॉर्क का ही दूसरा नाम होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का ही दूसरा नाम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो हम लोग जो काम फोर्स ने किया था, याद करना, ऐसे कुछ याद, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहां एक फोर्स बनाया था, यहां एक फोर्स बनाया था, और फिर ऐसे बताया था कि ये चीज ऐसे मूव कर जाएगी। ये चीज मूव करेगी तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है, उसी को हम लिख सकते हैं, वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा टॉर्क इनटू थीटा के, टॉर्क इनटू थीटा के। अगर स्मॉल वर्क डन की बात करें हम लोग, कि जब वर्क डन स्मॉल होगा, स्मॉल वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो यही चीज क्या होगी, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम इसी को ऐसे लिख लें, डी यू इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा। बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मतलब ऐसे समझो, ये जब अलाइन हो रहा होगा ये ऐसे, तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जब हुआ, उस केस में छोटा सा वर्क डन हुआ, वही छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई, वो बराबर होगी डी थीटा के। अगर हम इनकी लिमिट्स लिखें तो वो हो जाएगी जीरो से लेके कहां तक, यू तक। या तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो सकती है या फाइनल यू हो सकती है। ऐसे ही इसकी बात करें तो देखना, ये थीटा या तो आपका थीटा नॉट हो सकता है, थीटा नॉट का मतलब समझ रहे हो कि जीरो वैल्यू, थीटा की क्या वैल्यू, जीरो। या ये हो सकता है आपका थीटा वन, किसी का मन करे तो इसको थीटा वन से थीटा टू ले लेना। थीटा नॉट का मतलब थीटा जीरो ही है, या सबसे मिनिमम जो स्टार्टिंग हो रही उसके केस की। अब यहां जीरो लिया तो हमने यहां भी जीरो ले लिया। कोई तकलीफ हो तो इसमें बताओ। अब फिर क्या होता है, तकलीफ हो तो कमेंट करना जरूर। अब टॉर्क की बात करें, टॉर्क का हमें फॉर्मूला पता है, टॉर्क बराबर, फॉर्मूला सबको पता है आर क्रॉस एफ का। टॉर्क का फॉर्मूला एक आर क्रॉस एफ का पता है, प्लस एक और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला हुआ है पिछली बार कि टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था, तब टॉर्क की वैल्यू निकल के आई थी पी क्रॉस ई। तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। टॉर्क बराबर क्या होता है, पी क्रॉस ई। या इसी को हम लोग लिख लें, ये अगर वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये क्या हुई आपकी पी ई साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, इसको अगर हम गौर करें, ये बनेगा आपका, नेक्स्ट पेज पे अगर चलते हैं तो ये ऐसे बनेगा, डी यू का इंटीग्रेशन यू आ गया होगा, और यहां इंटीग्रेशन बना होगा थीटा नॉट से लेके थीटा वन, और ये आपका पी ई साइन थीटा और डी थीटा। अब इसमें क्या है, डी थीटा के हिसाब से सिर्फ ये वेरिएबल है, तो पीई क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। हम पीई को बाहर लिख लें तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा जीरो से लेके थीटा वन, जो कि बराबर हो, जो कि इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा का। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस कॉस थीटा। तो इसी को क्या लिखेंगे, पीई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये कहां से कहां लिमिट की अगर हम बात करें तो थीटा नॉट से लेके थीटा वन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अगर हम चाहें तो इस माइनस को बाहर लिख लें, इस माइनस को बाहर लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा जीरो। अगर हम ऐसा करें, सुनना, अगर हम ऐसी कंडीशन ले लें कि ये जो डाइपोल था ये शुरुआत में 90 डिग्री हो, ये शुरुआत में कितना हो, 90 डिग्री पे रखा हो ऐसे सीधे, तो फिर क्या होगा, फिर टॉर्क जनरेट हुआ है,
तो अगर थीटा इनिशियली ऐसे ले लें, ये तो होती पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो आपको ये भी तैयार करनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इसको तैयार रखना चाहिए कि ये चीज होती है। प्लस अगर इफ, ऐसे समझना, इफ थीटा नॉट जो है ये 90 डिग्री के बराबर होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और u इक्वल्स टू बनेगा माइनस PE cos थीटा, लिखना उसको, थीटा 1 को हम थीटा लिख लें, ये होगा। इसी को फर्दर और अच्छे से अगर हमें लिखना है तो ये आपको cos थीटा दिखाई दे रहा है। cos थीटा का मतलब ये डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, मतलब इसी को लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर। बात समझ में आई? तो ऐसा आपको लिखा मिल सकता है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। किसी डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्सटर्नल फील्ड में, वो ये निकल के आती है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें जो भी समझ में ना आया हो आपको, आप कमेंट करिए, आप बताइए और मैं आपको जरूर बताऊंगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको इसके साथ एक लिंक होगी, उसमें मिलेंगे। प्लस मैक्सिमम तैयारी करिए, मेहनत करिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए मुझसे, ठीक है ना? मैं आपको जरूर बताऊंगा।